नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। दरअसल आज मैं अपनी पुरानी रिकॉर्ड्स, डायरी, पेपर कटिंग ये सब पलट रहा था उस दौर की, और ऐसी घटना, ऐसा तरीका, ऐसा गैंग जो हमारे किस्सा गोई परिवार के लिए नया हो। मैं कोशिश ये करता हूं कि क्राइम की हर सेक्शन में, हर विधा में, क्राइम के हर तरीके में मैं आपको उससे रूबरू कराता रहूं, ताकि आप इस तरह से होने वाले क्राइम से स्वयं को बचा सकें, अपने जानने वालों को बचा सकें, परिवार को बचा सकें। मेरे हाथ एक पुरानी अखबार की कटिंग लग गई। खबर वैसे तो मुंबई की थी। जो कटिंग मेरे हाथ में लगी उसमें खबर तो मुंबई की थी, लेकिन जब मैंने इसे पूरा पढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये आज भी हर जगह इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, और मेरी तैनाती के सभी जिलों में मैं इस तरह के क्राइम की सूचनाओं से या घटनाओं से रूबरू हुआ हूं। इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि जरूर ये मुंबई का क्राइम है, लेकिन आपको इस तरीके के क्राइम से सावधान रहने के लिए मैं आपको पूरी घटना बता दूं। जो न्यूज़पेपर कटिंग थी उसमें समाचार एजेंसी वार्ता से ली हुई खबर, जो स्थानीय समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा था उसके 23 जून 2001 के अंक में छपी थी। जो उसमें वाकया लिखा हुआ था, वाकया है 1996 में, 1996 का। नासिक में एक गैंग पकड़ा गया जिसमें मां, उसकी दो बेटियां और एक दामाद। मां का नाम अंजना बाई गावित, उसकी दो बेटियों का नाम रेणुका और सीमा, और रेणुका के पति का नाम किरण रामचंद्र शिंदे। इस गैंग के गिरफ्तारी की शुरुआत 5 अगस्त 1996 को नासिक में हुई। अंजनाबाई गावित ने 1.5 वर्ष के संतोष नाम के एक छोटे बच्चे का पहले मुंह दबाया। घटना है नासिक बस स्टैंड की। फिर उसके बाद बस स्टैंड की रेलिंग पर उसका सिर एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, और तब तक मारती रही जब तक कि वो नन्हा छोटा मासूम एक हिचकी लेने के बाद ठंडा नहीं पड़ गया। बस स्टैंड के दूसरे एक किनारे पर, जो थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला था, वहां एक बस कोल्हापुर जाने को तैयार थी। यात्री धीरे धीरे उसमें आ रहे थे। उसमें एक वकील दंपत्ति, एडवोकेट दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ दोनों दंपत्ति थे। ये लगातार महिला के इस कृत्य को देख रहे थे कि पहले मुंह दबाया, फिर उसके बाद रेलिंग पे पहली बार मारा, फिर रेलिंग पे दूसरी बार मारा। पहले तो उनको ये लगा कि शायद माँ है, बच्चे की किसी शैतानी की वजह से उसके साथ इस तरह की मारपीट कर रही है, और मारपीट हल्की फुल्की होगी। लेकिन थोड़ी देर में वो महिला उस 1.5 साल के उस बच्चे को वहीं पर रेलिंग के उस पार फेंक कर वहां से तेज कदमों में उधर, जो थोड़ा शांत था, जिधर भीड़ कम थी, उस तरफ बढ़ी। और उसी तरफ ये बस खड़ी थी जिसमें ये वकील दंपत्ति बैठे हुए थे। कौतूहलवश कि ऐसा क्या हो गया, इतना मारा पीटा और उसे वहां छोड़कर ये तेजी से इस तरफ आ रही है, दोनों लोग गाड़ी से यानी बस से उतरे। जो वहां महाराष्ट्र रोडवेज की जो बस रही होगी उस बस पर ये लोग थे। उतरे और भागती हुई उस महिला को बीच में रोक कर पूछा, कहा कि बहन जी, हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं, अपने बच्चे को आपने पहले पीटा, उसके बाद रेलिंग में सिर दे मारा, उसके बाद वहीं छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं, क्या मामला है?
उनका इतना पूछना था कि उस महिला ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। पहले उस महिला एडवोकेट दंपति, जो महिला एडवोकेट थी, उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटने लगी और यह कहा कि इन दोनों ने मेरे बच्चे को मार डाला। हल्ला मच गया। बस अड्डा होता है, रेडीमेड भीड़ होती है, भीड़ आ गई। इतना शोरगुल सुनकर वहीं बस अड्डे पर पुलिस की पिकेट लगभग सभी बस अड्डों पर रहती है। बेशक 2 ही सिपाही रहें, लेकिन रहती है, क्योंकि वहां पर छोटे मोटे क्राइम, छिनैती के, चोरी के, ये बस अड्डों पर हुआ करते हैं। लिहाजा दो सिपाही जो वहां पिकेट पे थे वो आ गए। उनके सामने भी वो जोर जोर चिल्लाती रही, रोने का ड्रामा करती रही कि इन्हीं दोनों ने मेरे बच्चे को मार दिया। वकील दंपत ने कहा, साहब मुझे पता नहीं ये मरा कि नहीं मरा। हम लोग इस बस पर बैठे हुए थे, ये मेरी सीट, ये मेरी पत्नी की सीट, यहां से सीधे वो जगह दिखाई पड़ती थी। अभी भी वो जगह दिखाई पड़ रही है जहां वो बच्चा इसने फेंका है। किसका बच्चा है, कौन है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। चूंकि वो उसको वहां फेंक कर वो भाग रही थी, इसलिए मैंने जिज्ञासावश, कौतूहलवश इनको रोक के पूछने की कोशिश की, और ये उल्टा हम लोगों पर इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं। भीड़ बढ़ती गई। कोई कोई लोग वकील दंपत्ति को भी कोसने लगे। सिपाहियों ने फौरन अपने हाथ में लिए वायरलेस सेट से, जो वहां पीसीआर की कंट्रोल रूम की जो गाड़ियां चलती हैं उनको कॉल किया, और वो तुरंत आसपास कहीं रही होगी, गाड़ी आ गई। उस गाड़ी से एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही उतरे। सब इंस्पेक्टर भीड़ के बीच में से वहां तक पहुंचे, क्या मामला है। सब इंस्पेक्टर ने इस वकील दंपत्ति को देखा और नमस्कार किया और पूछा, क्या बात है। उन लोगों ने कहा कि देखिए, ये बेवजह, मैं तो खाली ये जानने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे के साथ, मानवता में से रोक कर पूछना चाह रहा था, और ये मेरे गले ही पड़ गई। वहां जो भीड़ थी उसको उस सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं इन दोनों लोगों को जानता हूं, ये हमारे यहां नासिक के बहुत ही सम्मानित वकील हैं, सज्जन लोग हैं, इनसे किसी से क्या लेना देना। मैं इनको, इनके परिवार को, इनके घर को अच्छी तरह जानता हूं। ये सुन के सब लोग वहां शांत हो गए, लेकिन वो महिला अभी भी चिल्लाए जा रही थी। वकील दंपत्ति का ऑफिस का और घर का टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नहीं था उस समय मुंबई में भी, टेलीफोन नंबर लेकर सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आप कोल्हापुर जा रहे हैं, हो आइए, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो घर में जो कोई होगा उसको टेलीफोन से मैं बता दूंगा, आप जब लौट कर आइएगा तो मुझसे संपर्क करिएगा। पूरी भीड़ और पीसीआर के वो सारे सिपाही उस जगह गए जहां वो बच्चा फेंका हुआ था। ये सब पूरा जो ड्रामा था ये 4-5 मिनट का था। बस चलने वाली थी। बस के लोग भी उतरे वहां, जो सवारी थी, और सब ने एक स्वर में कहा कि अरे साहब, ये दोनों तो शुरुआत में ही बस में बैठ गए थे, फला फला सीट इनकी थी, ये अचानक वहां से उतरे हैं और बिल्कुल जैसे ही पावदान से नीचे पैर रखा है, इस महिला को पकड़कर पूछने लगे, और सिर्फ यही पूछ रहे थे कि क्या बात है। और ये महिला जबरदस्ती इनके ऊपर आरोप लगा रही है, ड्रामा कर रही है। बाकी भीड़ जो तमाशबीन थी उसकी भी समझ में आ गया कि कोई ना कोई बात इसमें गड़बड़ है, ये महिला का आरोप सही नहीं लग रहा है। सब इंस्पेक्टर भी पहचान रहा है उनको, और सहयात्री भी कह रहे हैं कि साहब ये तो अभी उतर के गए हैं, घटना तो पहले की होगी। बहरहाल ये लोग गए, बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। उस महिला को जबरदस्ती पीसीआर वैन में बिठाया, महिला कांस्टेबल भी थी उसमें, उसकी सहायता से उसको बिठाया, बच्चे की लाश को पीसीआर वैन में रखा और संबंधित थाने को ले गए। थाने में उसे लगा होगा कि अब पुलिस सख्ती करेगी या वो करेगी, तो पुलिस को डिफेंसिव करने के लिए, क्योंकि यही उस महिला का मोडस ऑपरेंडी था, वहां उतरते ही उसने
सिपाहियों को उन सबको टारगेट करके कहा कि ये देखिए दरोगा जी को, इन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। अब दरोगा जी को भी काटो तो खून नहीं, वहां जो सिपाही थे वो भी असमंजस में पड़ गए। बहरहाल जो लोग उनके साथ सिपाही लोग आए थे, उन्होंने बताया कि ये झूठ बोल रही है। पूरा किस्सा उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे फला की सूचना पर हम लोग गए थे। वो सिपाहियों ने बताया ये वहाँ पर एक वकील दंपत्ति हैं। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि इनका फला फला नाम है, फला जगह रहते हैं, बहुत ही सम्मानित लोग हैं, मामला कुछ और है। जब थाने को ये पता लगा कि ये तो सरासर झूठ आरोप लगा रही है, वो भी हमारे दरोगा जी पर लगा रही है, तो महिला कांस्टेबल उसको पकड़कर पीछे ले गई। वो लगातार चिल्लाती रही। वहां ले जाकर महिला कांस्टेबल्स ने उसके साथ वही व्यवहार किया जो किया जाना चाहिए। पूछताछ शुरू हुई, क्वालिटी पूछताछ शुरू हुई, फिर विशेष श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई। उससे पूछा गया ये लड़का कौन था? उसने कहा मेरा बच्चा था। क्या उम्र थी? उसने कहा 1.5 साल उम्र थी। क्या नाम था? उसने कहा संतोष नाम था। कहां रहते हो? इधर का पता, उधर का पता, फलानी जगह का पता, ठिकानी जगह पता। फिर नए सिरे से पूछताछ शुरू हुई। तब जाकर इसने मुंबई में किसी इलाके के एक फ्लैट का पता बताया। इस बीच में उस बच्चे के शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटी मॉर्टम इंजरीज आया था। सिर पे वो इंजरीज लगी थी जैसा कि उस डॉक्टर दंपत्ति ने बताया था। घटना चूंकि हत्या में ये तब्दील की गई, लिखाई गई, लिहाजा इसकी विवेचना आवश्यक थी। नासिक से फोर्स भेजकर उस घर पर, उस पते पर जहां की वो महिला अपने आप को बता रही थी, वहां पर रेड की गई, दबिश दी गई। दबिश में वहां महिला की दोनों लड़कियां रेणुका और सीमा और उसका दामाद किरण रामचंद्र शिंदे पकड़ गए और इनके साथ 1.5-2 साल की 3 लड़कियां और एक लड़का, यानी कुल 4 बच्चे वहां पर मिले। सबको पुलिस नासिक में संबंधित थाने पर ले आई। पूछा गया कि सब एक ही उम्र के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? किसी को उसने अपना बच्चा बताया, किसी को उसने बड़ी वाली बेटी का बच्चा बताया, लेकिन सारे बच्चों की उम्र देखने में एक जैसी थी। इसलिए सबको शक हुआ कि ये तो मामला कुछ और लगता है। एक ही उम्र के बच्चे 3-3, 4-4 और 2 महिलाओं के कैसे हो सकते हैं? अलग अलग उसके दामाद से, अंजनाबाई गावित से, रेणुका से और सीमा से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। इनकी पूछताछ में जितने कंट्राडिक्शंस थे उनको एक एक करके वेरीफाई किया जाने लगा। तो पता ये लगा कि मां, उसकी दोनों बेटियां और दामाद, इन लोगों ने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से 1 साल से कम उम्र के बच्चों को अगवा किया, उनका अपहरण किया, उनकी चोरी की, खासकर रेलवे स्टेशंस और बस अड्डों से या फिर लोकल देहात के लगने वाले मेलों से। फिर उनको ढाल बनाकर मतलब उनको गोद में लेकर ये अपराध करती रहीं। चेन छीनना, पर्स छीनना, गहने भरा बैग छीन लेना,
बाजार में खड़े होना, ज्वेलरी शॉप के सामने कोई झोला लेके आ रहा है उसको छीन लेना, और अगर किसी ने पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो गोद की ऊंचाई से ऊपर से ही बच्चे को नीचे गिरा देना। बच्चा रोएगा, ये चिल्लाएंगी कि देखिए मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को गिरा दिया। यंग है कोई तो कहते हैं साहब देखिए मेरा इतना छोटा बच्चा मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। आप किसी के ऊपर परिवार के सहित जो जा रहा है उस पर यह आरोप लगा दें तो वो तो भाग ही खड़ा होगा वहां से। वो जिसने उसको पकड़ा, जैसे ही ये पकड़ा बिल्कुल तैयार रहती थी, फौरन उसके ऊपर आरोप लगा देती थी, छेड़खानी कर रहा था, फला जगह से छेड़खानी करता हुआ आ रहा था, आज मैंने रोकने की कोशिश की, धक्का देके मेरे बच्चे को गिरा दिया, बच्चे को चोट लग गई, बच्चा रो रहा है। सामने वाला तो हक्का बक्का हो जाता था कि अरे बाप रे बाप, कहाँ हम फंस गए आके, हाथ जोड़ के भाग ही जाता था वो। पुलिस ने फिर इसने जहां जहां बताया कि बच्चे चोरी किए जाते थे या हम लोग करते थे, बहुत डिटेल में टीम बनाकर पूछताछ की, कहां कहां से बच्चे चोरी किए गए, क्योंकि यह घटना 90 से 96 के बीच उसने बताई। किसी का बच्चा अगर छोटा, दुधमुहा, साल भर से कम का चोरी हो जाता होगा तो वो तो जमीन आसमान एक कर देगा और एफआईआर जरूर कराएगा, चाहे जिसका बच्चा हो, चाहे जहां का बच्चा हो, चाहे जिस प्रदेश का हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो। इतने छोटे बच्चे से इतना अपनत्व होता है कि वो कोई कोना छोड़ेगा नहीं और मुकदमा जरूर लिखाएगा। इसीलिए इन लोगों ने जहां जहां से बच्चा चोरी करने की घटनाएं बताईं, उन सभी थानों पर नासिक की पुलिस ने फोन करके वेरीफाई किया, सन के बारे में भी कुछ अंदाज से बताया, और इन सभी जगहों पर बच्चा चोरी की एफआईआर थाने के रिकॉर्ड्स में मौजूद थी। ऐसी कुल 13 बच्चों के अपहरण की घटनाएं थानों पर लिखी हुई थी। जब इन 13 बच्चों को पता लगा तो फिर ये कहाँ हैं इस समय, ये ट्रेस करना शुरू किया गया। फिर इनके साथ गंभीर वाली, बड़ी वाली, श्रेणीबद्ध, क्वालिटी, हर तरह की पूछताछ शुरू हुई। कोई रियायत नहीं जब ये पता लग गया कि 13 दुधमुहे बच्चों को चोरी किया। फिर जब शुरू हुआ इनके साथ तो उन्होंने एक एक करके बताना शुरू किया कि इनमें से 6 को हमने मार दिया। कारण उसका बताया कि साल भर से या 1.5 साल तक के बच्चों को गोद में तो उठाकर हम चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो 2 साल से ऊपर होते हैं गोद में उठाकर चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत देर तक हम उसको गोद में रख के न खड़े रह सकते हैं न चल सकते हैं। जैसे ही ये लगता है कि अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम उसे मार देते हैं और नया बच्चा कहीं से चोरी करके ले आते हैं। पुलिस को ऐसे 6 लावारिस बच्चों की, जो इन्होंने बताया था कि मैंने मार दिया, बच्चों की हत्या जिस जिस जगह पे इन्होंने करना बताया था उन थानों के रिकॉर्ड में मिल गए। लावारिस बच्चों की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या, इसीलिए हत्या बनाम अज्ञात लिख के छोड़ दिया गया, और कहीं कहीं तो हो सकता है उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लग गई हो। बहुत दिन तक इस तरह घटनाओं को पेंडिंग नहीं रखते हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं कोल्हापुर की थी, इसलिए बाकी महाराष्ट्र में जहां अखबारों में खूब छपा ये, तो जिनके जिनके बच्चे गायब हो रहे थे वो नासिक पुलिस से संपर्क कर रहे थे। जिन जिन ने एफआईआर कराई थी वो एफआईआर की कॉपी लेके थाने पर पहुंच रहे थे। इधर उधर के जब बहुत ज्यादा मुकदमे हो गए तो सभी मुकदमों को, चूंकि कोल्हापुर में ज्यादा थे, कोल्हापुर में ट्रांसफर कर दिया गया और विवेचना सीआईडी ब्रांच को दे दी गई। नासिक की जो सीआईडी की स्थानीय यूनिट थी उसने विवेचना शुरू की। 3 साल तक बहुत ही गंभीर विवेचना हुई।
उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दरमियान ही अंजनाबाई गावित, जो गैंग लीडर थी, उसकी जेल में ही मौत हो गई और बड़ी बेटी रेणुका से प्रेम विवाह करने वाले किरण रामचंद्र शिंदे को प्रोसिक्यूशन ने अपना वादा माफी गवाह बना लिया। दिक्कत यह थी कि जितने मुकदमे लिखे गए थे, जितनी हत्याएं या किडनैपिंग हुई थी, उनमें से किसी का भी चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा था। प्रोसिक्यूशन को अपना प्रोसिक्यूशन और ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए एक अदद गवाह की आवश्यकता थी। अपराध करने के लिए ये 3 महिलाएं ही जाती थीं। बच्चा उठाने के लिए भी ये महिला जाती थी, अंजनाबाई। और किरण रामचंद्र शिंदे जो छोटे छोटे बच्चे घर पे रहा करते थे, उनका पालन पोषण करता था, क्योंकि एक टाइम में एक ही बच्चा ले जाएंगी वो। अगर अकेली निकली है अंजना तो एक ले जाएगी, बाकी घर पे रहेंगे। और सब अलग अलग, जैसे मोडस ऑपरेंडी में एक बात ये भी आई कि बस में उसने स्पॉट कर लिया कि फलां के पास ज्वेलरी हो सकती है, तो वो बस पे चढ़ जाएगी। बस कहाँ जा रही है, कितने 100 किलोमीटर जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। टिकट कटाएगी, बैठ जाएगी, और जहां मौका मिलेगा वहीं पर उसका बैग या सामान चोरी कर लेगी। इसीलिए ये बहुत दूर दूर तक जाती रहती थी। चूंकि कोई गवाह चश्मदीद नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको, किरण रामचंद्र शिंदे को वादा माफी गवाह प्रोसिक्यूशन ने बना लिया। अंजनाबाई के मरने के बाद और एक को गवाह बनाने के बाद ट्रायल बड़ी बेटी रेणुका और छोटी बेटी सीमा के विरुद्ध चलाया गया। यह मुकदमा भी करीब 3 साल चला और सभी मामले की मैंने बताया था सीआईडी ने विवेचना की। सुनवाई के समय में कुल 156 गवाह प्रस्तुत किए गए। इन गवाहों में ज्यादातर वो लोग जिन्होंने मुकदमा लिखाया था, जिन्होंने मुकदमा लिखा था। गायब होने के बाद जिन जिन लोगों से दंपत्ति ने हेल्प मांगी थी, अपने बयान में जिनका नाम लिखाया था, ऐसे ऐसे कुल 156 गवाह प्रस्तुत किए गए। मुलजिमों के पक्ष से एडवोकेट थे माणिक मलिक, जो इस गैंग की पैरवी कर रहे थे कि ये निरपराध हैं, पुलिस जबरदस्ती फंसा रही है। और प्रोसिक्यूशन साइड में जो वकील थे, यानी सरकारी वकील थे, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर थे, वो थे श्री उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम आज की तारीख में बहुत बड़ा नाम है। मुंबई में 26/11 के टेरर अटैक में पकड़े गए लोग और उस मुकदमे की सारी सरकारी पैरवी उज्ज्वल निकम साहब ने की। उसके बाद से ही उनको पूरा देश जान गया कि काबिल वकील हैं। तमाम डिस्कशंस में वो टीवी के पैनल्स में बैठते हैं, कानून का ज्ञान है। लेकिन ये बात मैं 96 की बता रहा हूं, जब वो इस तरह के मुकदमों में सरकारी वकील थे। रेणुका और सीमा को 2 से 2.5 साल के उम्र वाले बंटी, गुड्डू, पिंकी, श्रद्धा, गौरी और कांति के अपहरण और हत्या का अपराधी माना गया और पंकज और राजा को का हाथ पैर तोड़कर अपाहिज बनाने का दोषी पाया गया। जिन जिन स्थानों से बच्चों को चुराया गया, वहां जो चोरी की एफआईआर है, वो स्थान हैं ठाणे, कल्याण और मुंबई के रेलवे स्टेशन। ठाणे भिवंडी के बस स्टैंड, नासिक के कालिका मंदिर, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर बस स्टैंड और मुंबई के
विट्ठल मंदिर वाडला, जहां जहां से ये बच्चे चुराए गए थे संबंधित थानों में, जहां रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है। बच्चों के जो नाम मैंने आपको अभी बताए वो पुलिस की विवेचना और चार्जशीट में उनका उल्लेख है, जो चोरी होने के पहले उनके माँ बाप ने रखा था, क्योंकि चोरी करके लाने के बाद ये पूरा गिरोह अपने हिसाब से इनका नाम रखता था। ये नाम जिसका मैंने उल्लेख किया, बंटी, गुड्डू, पिंकी, श्रद्धा, गौरी, कांति, ये सब वो नाम है जो इनके माँ बाप ने चोरी होने से पहले इनका रखा था। अंजनाबाई गावित इतनी दुस्साहसी थी कि अपहृत किए गए एक बच्चे नरेश को जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, गोद में लेके चलने लायक नहीं रहा, तो उसने उसको नासिक में लावारिस छोड़ दिया। 4-6 दिन लावारिस घूमते इस बच्चे पर एक दंपति की नजर पड़ी। वो नावल्द यानी निसंतान दंपति थी। उसने पूरे प्रोसेस को फॉलो करके उस बच्चे को, नरेश को, गोद ले लिया। अंजनाबाई को ये बात ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जहां वो छोड़ा था वो जानती थी ये कहीं जा ही नहीं सकते, जब से होश संभाले हैं तब से यहीं आसपास घूमते हैं। घूमते घूमते उसे पता लगा कि एक दंपति ने इसको गोद ले लिया है। पता पूछते पूछते वो उस दंपति के घर पहुंच गई और उसने कहा कि सीधे सीधे मेरे बच्चे को वापस कर दो। दंपति ने कहा सवाल ही नहीं उठता, मैंने इसको पूरी पूछताछ जांच पड़ताल के बाद गोद लिया है। अंजनाबाई ने 10 लाख रुपए की डिमांड की। दंपति ने कहा हम 1 पैसा नहीं देंगे। अंजनाबाई का दुस्साहस देखिए कि वो अदालत गई बच्चे की वापसी के लिए। सुनवाई हुई, वकील बहुत अच्छे अच्छे किए उसने, लेकिन फिर भी नरेश उसको वापस नहीं मिल सका। मोना नाम की एक लड़की को माँ बाप से मिलवाया गया, लेकिन अवंतीबाई ने उसका हाथ तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया था। 23 जून 2001 को कोल्हापुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रेणुका और सीमा को मौत की सजा सुना दी, पर हाई कोर्ट में इन दोनों पर महिला होने के नाते रहम करके इस सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया। अब इनका क्या स्टेटस है, ये हमारे जो किस्सा गोई परिवार के नासिक या कोल्हापुर के लोग होंगे पुराने, जिनको याद होगा, वो जरूर जानते होंगे। जैसे मैंने जयपुर में तिब्बती बच्ची के साथ रेप की जो घटना बताई थी, वो हमारे किस्सा गोई परिवार के बड़े अनन्य सदस्य हैं, भारत भूषण शायद नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने उसका पूरा हश्र लिखा है कि ये उनमें से 3 लोग बड़े परिवारों के थे, उनका परिवार बर्बाद हो गया। जिन लोगों ने उनकी जमानतें ली थीं, उनकी जमानतें जब्त कर दी गईं और आज की तारीख में वो सारे लोग कौड़ी कौड़ी को मोहताज हैं। आप तिब्बती वाले उस एपिसोड के कमेंट्स में देखिएगा, पूरी डिटेल उन्होंने बताई है। ठीक इसी तरह नासिक और कोल्हापुर की इस घटना के बारे में, अब इसका क्या स्टेटस है, ये कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है छूट गई हो या हाई कोर्ट से बेल पर हो। अगर किसी को पता हो तो कृपा करके जरूर कमेंट में लिखिएगा। आज की घटना, 1 साल से छोटे बच्चों को अपहृत करना, फिर अपराध करते समय उसको ढाल बनाना, और जब वो गोद में उठाने लायक न रह जाएं तो उनको मार देना, उनकी हत्या कर देना और नया बच्चा चोरी करना। ये सीक्वेंस सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पर यह सिर्फ मुंबई की बात नहीं है और न ही सिर्फ उस दौर की बात है।
ये मेरे कैरियर में जिन जिन जिलों में तैनाती हुई है, लगभग हर जिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उस दौर में भी हुई थी और आज भी हो रही हैं। खासकर सरकारी महिला चिकित्सालयों में, रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी की घटनाएं आपको देखनी हो, आप गूगल करें, आपको 100 से ज़्यादा रिजल्ट रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की उसमें मिल जाएगी। कैसे एक महिला आती है, माँ से अलग हुए एक बच्चे को, सोते समय अलग हो जाता है, वैसे तो चिपक के रहता है, सोता है, माँ से अलग हुए बच्चे को रैकी करके चुपचाप उठा ले जाती है। आप जरूर देखिए। बहुत अभी मैंने 2020 में या शायद 21 में ही कहीं की घटना का ये सीसीटीवी फुटेज गूगल पर देखा था। क्योंकि अब इनकी अब पहले तो सिर्फ ये भीख मांगने वाली बात मैंने बताई, चोरी करने के लिए या छिनैती करने के लिए ढाल बनाने की बात बताई। अब इनकी ज़्यादा डिमांड निःसंतान दंपति को बेचने के लिए होती है। क्योंकि CARA यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई है कि अगर किसी को बच्चा एडॉप्ट करना है, वो निःसंतान है, तो उनकी पात्रता की कुछ शर्तें हैं, एडॉप्शन की कुछ शर्तें हैं, और प्रोविज़न इतने कड़े हो गए हैं कि सामान्य व्यक्ति को एक एडॉप्शन में बच्ची या बच्चे, लड़का या लड़की के 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं। इससे बचने के लिए, और शायद इसी कड़ाई की वजह से, इतने कड़े कड़े प्राविधानों की वजह से ही छोटे बच्चों के जिन्हें गोद लिया जाना है, उनकी एक पूरी ब्लैक मार्केट तैयार हो गई है, जहां इस तरह से चोरी किए बच्चे भेज दिए जाते हैं मुंह मांगे दाम में, और वहां से बेच लिए जाते हैं। ये इसका करंट वर्तमान में इसका स्वरूप है बच्चों के चोरी का, वो ये है। और दूसरा जो भीख मांगने वाला है, वो आज भी चल रहा है। गोद में साल भर से कम का बच्चा लिए हुए आपको, जैसे मेरी देखी हुई जगहों में प्रयागराज में सिविल लाइंस चौराहा, लखनऊ में हजरतगंज चौराहा, और लखनऊ में कई एक जगहों पे जहां क्रॉसिंग है, रेड लाइट्स हैं, गाड़ी आपकी जैसे ही रुकेगी, गोद में लिए हुए एक महिला आएगी, हाथ फैलाएगी, आपसे कहेगी, बच्चा रो रहा होगा। आप जितनी बार भी वहां से गुजरेंगे, हर बार वो बच्चा रो रहा होगा, और ये कहेगी कि इसको दूध पिलाने के पैसे नहीं है, पैसे दे दीजिए। महिलाएं खासकर दया खाकर उसको, बच्चे को पैसे दे दिया करती हूँ। कभी कभी इसी गैंग का दूसरा आदमी खिड़की के दूसरी तरफ होगा, और जब आप उसको पर्स निकालकर पैसा दे रही होंगी, तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर रखा हुआ मोबाइल या पर्स लेकर भाग जाएगा। और दिल्ली में तो हर पॉश लोकेलिटी के चौराहे पर आपको ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी। क्रिमिनल ट्राइब्स होते हैं ये, घाघरा टाइप की पहने होंगी, मैली कुचैली, लेकिन साल भर से कम का एक बच्चा उनकी गोद में होगा। आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपसे जैसे ही ट्रैफिक चल रही है और आपकी लाइट येलो से जंप करके रेड पर होने वाली होगी, सड़क के उस किनारे पर जहां आपकी गाड़ी जाकर रुकेगी रेड लाइट की वजह से, वहां पर दूर से आप देखेंगे कि महिला एक बच्चे को शांतिपूर्वक लेकर खड़ी है। जैसे ही रेड लाइट होगी, वो उसको, छोटे बच्चे को कहीं पिंच कर देगी, चिकोटी काट लेगी, और वो अगले 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक, जब तक आप उस जेब्रा क्रॉसिंग पे से पहले खड़े रहेंगे, वो रोता रहेगा, और आपका दरवाज़ा वो खटखटा के आपसे उसके दूध के पैसे मांगती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि जितनी भी महिलाएं आपको भीख मांगती हुई गोद में बच्चा लिए हुए हैं, सारे बच्चे चोरी के होंगे, लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चे चोरी के हैं, जो भीख मांगने या अपराध करने में उस महिला के लिए ढाल के रूप में वो उसका इस्तेमाल करती हैं।
अपनी गाड़ी में अगर आप अपना पर्स या मोबाइल निकालते हुए हाथ भी पकड़ लें तो फ़ौरन ये बच्चा नीचे गिरेगा, बच्चा रोएगा। औरतें बिल्कुल पहले से उनका जो तरीका है वो तैयार रहेंगी, चिल्लाएंगी। आपके पास वहाँ से छोड़कर जाने का और कोई, इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा। जो ये आपको मिलेंगे वहाँ, उनमें ज़्यादातर लड़कियां मिलेंगी। लड़के भी रहते हैं लेकिन लड़कियां मिलेंगी जो छोटे हैं, साल भर से कम के। मुंबई में जब ये अपराध, जो भीख मांगने वाले, ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग हुआ, तो वहां पर एक ऑर्डिनेंस लाया गया, बॉम्बे भीख रोकथाम अधिनियम 1959। तमाम राज्यों में, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, इसी बॉम्बे भीख रोकथाम अधिनियम को अपने यहां भी लागू कर लिया, ताकि इस तरह भीख मांगने वालों की जो बड़ी भीड़ चौराहों पे खड़ी होती है, जो देखने में बहुत बुरा लगता है, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी गवर्नमेंट्स ने प्रयास किया, लेकिन ये कहीं नहीं जाते, वहीं भीख मांगते हैं। उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाना शुरू किया। लेकिन 14 फरवरी 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल और ऑनरेबल जस्टिस सी हरिशंकर ने इस अधिनियम, यानी बॉम्बे भीख रोकथाम अधिनियम 1959 की सभी 25 धाराओं को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया, और ये कहा कि भीख मांगना अपराध नहीं है। सरकारें ऐसे लोगों की पूरी व्यवस्था अगर कर देती तो ये भीख क्यों मांगते, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। और आज की तारीख में अब भीख मांगना अपराध नहीं रह गया। किस्सा कोई परिवार के सभी परिवारजन इस तरह के क्राइम के प्रति सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत छोटे बच्चों को, खासकर साल भर से कम उम्र के बच्चों को, अगर आपकी मजबूरी है किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर आपको जाना ही है, मेले में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा है और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है, तो आप उस बच्चे से 1 सेकंड के लिए भी अपनी नज़र न हटाएं, अपने से 1 सेकंड के लिए भी दूर न करें, और पूरी सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह की कोई, जो इस विधा का क्राइम है, वो हमारे इस परिवार, इस किस्सा गोई परिवार के किसी भी सदस्य या उसके किसी जानने वाले के साथ ऐसा न हो। जो मैंने वो बताया था गहनों वाला, कि सिपाही 2 आते हैं और आपका गहना एक कागज़ की पुड़िया में, ऐसी कम से कम 8-10 अखबारों की कटिंग, और दूसरा शादी के इस चलते हुए समारोह में जो चोरियां हुई हैं उसकी कटिंग मेल के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई हैं। मैं 15 तारीख तक, जब तक शादियां हैं तब तक सब इकट्ठा करूंगा। 15 तारीख के बाद के किसी एपिसोड में मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में शादी में होने वाली चोरियों का जिक्र किया है। एक चोरी का तो आज पेपर कटिंग दिखाई गई है, 19 लाख रुपए की चोरी की गई है शादी में, वही जयमाल के समय, जैसा अखबार में लिखा हुआ है। कल मैं फिर लखनऊ के बाहर रहूंगा एक शादी के सिलसिले में। मैं आपको बता दूं कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करनी हो रही हैं। कल भी बहुत शादियां हैं। मुश्किल है कि कल मैं किस्सा गोई का कोई अंक अपलोड कर सकूं, तो कल की बजाय परसों हम आप लोगों से मिलेंगे, और 14 तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि बाहर भी बहुत शादियां हैं। 2 साल से शादियां नहीं हो पा रही थी कोरोना की वजह से। सारे कुंवारे इस सीज़न में शादीशुदा हो जाएंगे, कुंवारे कुंवारी, ऐसा लगता है इतनी भारी संख्या में शादियां हो रही हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो हमें कृपा करके हमारी मेल आईडी पर ज़रूर बताएं। मेल आईडी मेरी वही rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।